guys, assalamu alaikum my all YouTube family. Welcome back to my another video. So how are you guys? I hope you all are doing well and alhamdulillah. So in this video today I'm gonna discussing about हाइपरटेंशन. सो इस वीडियो में हम जानेंगे कि हाइपरटेंशन क्या होता है और इसके क्या क्या साइन एंड सिम्टम्स होते हैं और इसके किस तरह से हम डायग्नोस कराते हैं और कौन कौन सी मेडिसिन होती है जो हम हाइपरटेंशन होता है तो लेते हैं. तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले थैंक यू सो मच टू ऑल ऑफ़ यू सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड थैंक यू सो मच टू क्लिकिंग दिस वीडियो. सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम जान लेते हैं कि हाइपरटेंशन क्या होता है. सो हाइपरटेंशन का मतलब ही होता है हाइपर और टेंशन. अगर हम इसे दो पार्ट में डिवाइड करते हैं, हाइपर और टेंशन. हाइपर का मतलब होता है हाई हो जाना, बढ़ जाना, और टेंशन का मतलब होता है तनाव. तो इन दोनों वर्ड्स को मिला के देखा जाता है तो ज़्यादा तनाव, तो उसे हम हाइपरटेंशन कहते हैं. हाइपरटेंशन को हम हाई बीपी भी कहते हैं, हाई ब्लड प्रेशर भी कहते हैं. तो हाइपरटेंशन जो होता है एक ऐसा कंडीशन होता है जो हमारा नॉर्मल वैल्यू की बात करें हाइपरटेंशन की तो वो होता है हमारा 120 सिस्टोलिक बाई 80 डायसिस्टोलिक mmHg. तो ये हमारा नॉर्मल वैल्यू होता है. जब नॉर्मल वैल्यू जो होता है एलिवेट हो जाता है, एलिवेशन हो जाता है, बढ़ जाता है, तो वो क्या हो जाता है हमारा 140/90 mmHg. 140 सिस्टोलिक एंड 90 जो होता है डायसिस्टोलिक mmHg हो जाता है. तो उस कंडीशन को हम हाइपरटेंशन कहते हैं. तो यहाँ पे एक वर्ड्स आ रहा है, वो दो वर्ड्स आ रहे हैं, सिस्टोलिक और डायसिस्टोलिक. सिस्टोलिक का मतलब ये होता है हार्ट जो होता है वो कॉन्ट्रैक्ट करता है, और डायसिस्टोलिक का मतलब होता है हार्ट का रिलैक्स हो जाना. तो आपके जो ब्लड जो होते हैं हमारे, वो क्या करते हैं, हमारे जो आर्टरीज़ पर लगाए गए प्रेशर जो होता है वो क्या करते हैं, हमारे जो आर्टरीज़ होते हैं उस पर प्रेशर लगाते हैं, तो इसे हम सिंपली ब्लड प्रेशर कहते हैं. और जब ये नॉर्मल रेंज से ज़्यादा हो जाते हैं तो इस कंडीशन को तो हाइपरटेंशन कहते हैं. सो हाइपरटेंशन को हम साइलेंट किलर भी कहते हैं. सो बीपी इज़ कॉल्ड लैटरल प्रेशर ऑफ द आर्टरी. इट इज़ अ मेजर बाय ब्रैकियल आर्टरी. हम जो ब्लड प्रेशर होता है उसे लैटरल प्रेशर ऑफ आर्टरी कहते हैं और इसे मेज़र करते हैं हम. ब्रैकियल आर्टरी होती है वहाँ से हम इसे मेज़र करते हैं. और ये जो पेशेंट होते हैं अबव 180 सिस्टोलिक और बाई 120 डायसिस्टोलिक mmHg जब हो जाता है हमारा ब्लड प्रेशर, तो वो सीवियर कंडीशन हो जाता है. इस कंडीशन में पेशेंट की इवन डेथ हो सकती है, स्ट्रोक हो जाता है. तो अब हम बात करते हैं इसके टाइप्स की. तो इसकी नॉर्मल प्री हाइपरटेंशन जो होता है 120/139 सिस्टोलिक होता है. 80 to 89 mmHg हमारा डायसिस्टोलिक होता है. और स्टेज 1 हाइपरटेंशन की बात करें तो 140 to 159 mmHg जो होता है हमारा सिस्टोलिक होता है. 90 to 99 mmHg जो होता है हमारा डायसिस्टोलिक होता है. और इसी तरह स्टेज 2 हमारा जो हाइपरटेंशन होता है वो हमारा 160+ mmHg होता है, और डायसिस्टोलिक जो होता है 100+ mmHg होता है. तो अब हम बात करते हैं इसके इटियोलॉजी के बारे में. हाइपरटेंशन की इटियोलॉजी क्या है, कॉजेस क्या है. तो हाई कोलेस्ट्रॉल लेवल जैसे ही हमारा हाई होता है तो हाइपरटेंशन बढ़ने के चांसेस होते हैं. थायराइडिज्म हो गया, डायबिटीज़ मेलाइटिस हो गया, कसिंग सिंड्रोम हो गया, एक्रोमीगैली हो गई जिसमें स्प्लीन इनलार्जमेंट हो जाता है, और आर्टियल डिजीज़ हो गए, और ओवर यूज़ ऑफ स्टेरॉइड्स, और रीनल डिजीज़ हो गई, और हमारा स्लीप एपनिया हो गया, कोई भी न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर लाइक ब्रेन ट्यूमर्स हो गया, हेड इंजरी हो गई, और नसेट्स वगैरह बहुत सारे ऐसे हैं जो इसके कॉजेज़ हो सकते हैं. अब हम बात करते हैं इसके क्लिनिकल फीचर्स के बारे में. तो sometimes the high blood pressure does not cause any symptoms, so that is known as silent killer disease. Okay, तो in some patients symptoms are developed like सीवियर हेडेक हो जाना, सर में बहुत पेन होता है, ब्लड वीजर हो जाना, धुंधलापन सा दिखाई देता है, डिजनेस हो जाना, चक्कर आना, और लाइक नोजिया होना, वोमिटिंग सा फील होता है, वोमिटिंग होता है, और बहुत ज़्यादा ही थकान सा महसूस होता है, फैटिग हो जाना, और कन्फ्यूज़न सा रहना, और हमारे चेस्ट पेन होते हैं काफ़ी, और शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ हो जाना, सांस लेने में प्रॉब्लम होती है, डिफ़िकल्टी होती है. तो ये सारे इसके क्लिनिकल फीचर्स हैं.
तो अब हम बात करते हैं इसके डायग्नोसिस की। तो डायग्नोसिस में आप सबसे पहले हम कलेक्शन लेते हैं, फिज़िकल एग्जामिनेशन कराते हैं कि किस वजह से हुई है, क्या क्या रीज़न हो सकता है, और मेडिकल हिस्ट्री लेते हैं डायबिटीज़ मेलाइटस के, और सीबीसी कराते हैं हम इसमें, चेस्ट एक्सरे कराते हैं, ईसीजी होता है, और भी बहुत सारे ऐसे एडिशनल इन्वेस्टिगेशन होते हैं लाइक अल्ट्रासाउंड, थायराइड हार्मोन प्रोफाइल चेक, बीपी मॉनिटरिंग, रीनल डॉपलर्स, ये सारे इन्वेस्टिगेशन कराते हैं। तो अब हम बात करते हैं इसके लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन की, जो बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है हाइपरटेंशन में। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, वेट रिडक्शन। वेट रिडक्शन का मतलब ये है कि वेट को कम करना। जो ओबेस पेशेंट होते हैं, ज़्यादा मोटा पेशेंट होते हैं, तो उन्हें ओबेसिटी की वजह से बहुत सारे ऐसी डिजीज़ हो सकती है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, वेट रिडक्शन कराते हैं, वेट कम कराते हैं पेशेंट का। और दूसरा जो है आपका वो है डाइटरी अप्रोचेस टू स्टॉप हाइपरटेंशन, डैश डाइट जिसे कहते हैं, और डाइटरी सोडियम रिडक्शन। हमारे डाइट में जो साल्ट जो होती है उसका कम यूज़ करना, कम करना। डाइटरी सोडियम रिडक्शन का मतलब होता है साल्ट को कम यूज़ करना। सो रिड्यूस अल्कोहल, जो अल्कोहल ज़्यादा लेते हैं उन्हें अल्कोहल कम पीना चाहिए, और एक्सरसाइजेस पे ध्यान देना। तो ये सारे लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन होता है जिसकी वजह से हाइपरटेंशन को नॉर्मल करके रख सकते हैं। सो अब हम बात करते हैं इसकी फार्माकोलॉजी। तो अब हम बात करते हैं फार्माकोलॉजी थेरेपी के बारे में। तो जो हमारा ड्रग्स जो होते हैं जो हाइपरटेंशन के ट्रीटमेंट के लिए यूज़ किया जाता है उसे हम एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग्स करते हैं, जैसे लाइक एंटी डायूरेटिक्स हो गया जिसमें क्लोरोथायाजाइड हो गई, और बीटा ब्लॉकर्स हो गया। ये एक ऐसा मेडिकेशन होता है जो हमारे वर्कलोड जो होते हैं हार्ट पे, ब्लड वेसल्स पे पड़ते हैं, उसको क्या करता है, रिड्यूस करता है, कम करता है। तो हम एटिनोल, प्रोपानोल, ये बीटा ब्लॉकर्स के एग्जाम्पल हैं। अल्फ़ा ब्लॉकर्स भी मेडिकेशन जो होता है वो जो काउज करता है पेरिफेरल वैसोडाइलेशन ऑफ ब्लड वेसल्स, तो उसके अल्फ़ा ब्लॉकर्स के एग्जाम्पल हो गया पाराजोसिन। तो ऐसे ही और भी बहुत सारे ड्रग्स हैं लाइक वैसोडाइलेटर ड्रग्स हो गया जिसमें हमारा आता है सोडियम नाइट्रोप्रोसाइड, एसी इनहिबिटर्स के ड्रग्स हो गए, और कैप्टोप्रिल, रामाप्रिल। तो ये सारे ड्रग्स होते हैं फार्माकोलॉजिकल थेरेपी के लिए यूज़ किए जाते हैं। सो अब रिस्क फैक्टर की बात करें तो हमारा कोलेस्ट्रॉल लेवल का बढ़ना, इनटेक अल्कोहल, स्मोकर, स्ट्रेस, ओबेसिटी, जेनेटिक फैक्टर, ये सारे एज जो होते हैं वो रिस्पॉन्सिबल होते हैं और रिस्क फैक्टर होते हैं हमारे हाइपरटेंशन के लिए। सो आई होप कि वीडियो आप सबको अच्छी लगी हो। वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, एंड डोंट फॉरगेट सब्सक्राइब टू माय चैनल। थैंक यू सो मच टू ऑल ऑफ़ यू।